करो करो। अब पहला पॉइंट है हमारा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो शुरुआत होती है फ्रांस की क्रांति की, वो शासनकार लुई चौदहवां, जो लुई चौदहवां ने जो शासन किया था 1643 ईस्वी से लेके 1715 ईस्वी तक किया। उनके पिता की मृत्यु हो गई और जिसके कारण क्या है, उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर आसीन हुए और शासन करने में उनकी जो माँ थी कार्डिनल माराजीन जूस, उनकी सहायता से वो शासन किया करते थे। उनके शासनकाल में साहित्य सांस्कृतिक रूप से काफ़ी विकास हुआ, किंतु कई युद्ध होने के कारण आर्थिक रूप से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और जनता की जो भलाई होनी थी, जनता के हित के लिए जो कार्य होना था वो नहीं हो रहा था, जिसके कारण क्या है, लोग उनमें निराशा व दुखी का वातावरण बन गया। सन 1715 में लुई चौदहवां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पुत्र लुई 15वां शासक बना। वह अनपढ़ था, शराबी था, वह अयोग्य था, अयोग्य शासक था। उसने इंग्लैंड के साथ 7 वर्ष का युद्ध लड़ा, जिसमें फ्रांस हार गया और राजकोषीय घाटा बहुत हो गया। कंटिन्यू करते हैं इसको। अब इसके बाद लुई 16वां आता है, जो कि लुई 15वां का पोता था, जो 1784 में शासक बना। इन्होंने बहुत कर लगा दिए और जो कर लगाए थे वो तृतीय स्टेट पे लगाए थे। तृतीय स्टेट क्या था, उस समय वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो 3 स्टेटों में बटी हुई थी। पहला स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट में जो थे चर्च के जो पादरी वगैरह थे, और जो दूसरे जो स्टेट था उसमें जो मुख्यतः जो लोग थे वो राजशाही प्रवाह से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी थे। द्वितीय स्टेट में रखा गया था उनको और कुलीन वर्ग के नाम से जानते थे उनको। और जो तृतीय स्टेट थे जिन पर कर लगाया गया था वो छोटे किसान व मजदूर थे, जिससे जो गरीब किसानों की जो गरीब मजदूर थे, महंगाई कारण क्या है उनकी स्थिति और दयनीय हो गई और दिन प्रतिदिन जो वहाँ के लोग थे उनमें रोष उत्पन्न होने लगा। सन जो 1779 के अंदर क्या है, 14 जुलाई 1779 में लुई 16वां ने जनता को गोली मारने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर, कोई भी आदमी उनके शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा उसको गोली मार दो। जिसके परिणाम से जनता भड़क गई और सब लोग एकजुट होकर क्या है, सरकारी जगहों पर हमला कर दिया और जिससे वहाँ से गोला बारूद थे उसको उन्होंने क्या है, एक वहाँ पर उस ज़माने में क्या था, एक बास्तिल का किला था। बास्तिल का जो किला था वो निरंकुशवाद का प्रचारक था। वहाँ पर जो वहाँ का जो निरंकुश शासन था, यानी कि जो लुई 16वां का जो शासन था, वहाँ के जो भी लोगों को क्या है बंदी बनाकर और उस किले में रख देते थे वो लोग। तो जो जनता इकट्ठी हुई उन्होंने क्या है उस पर हमला बोल दिया, उसको विध्वंस कर दिया उस किला का, और वहाँ के जो कैदी थे उनको वहाँ से रिहा कर दिया। जनता ने निरंकुशवाद के जो प्रतीक जो बास्तिल का किला था उसे कंप्लीट नष्ट कर दिया और इस प्रकार क्या है, लुई 16वां का शासन खत्म हो जाता है, किंतु नाम मात्र के लिए उसको बनाए रखते हैं। और उसी बीच में क्या है, संविधान सभा का गठन होता है और 26 अगस्त 1779 को मानव अधिकार की घोषणा की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के जो विशेषाधिकार थे, यानी विशेषाधिकार में क्या था कि जहाँ पर प्रथम स्टेट को जो अधिकार मिले थे विशेषाधिकार, द्वितीय स्टेट को जो अधिकार मिले थे वो खत्म कर दिए जाते हैं। इसी बीच ऑस्ट्रिया और फ्रांस में युद्ध होता है जिसमें फ्रांस हार जाता है। लुई 16वां ने अपने देश से गद्दारी की और
वहाँ की न्याय व्यवस्था को पता चलता है कि भाई फ्रांस की हार का जो मुख्य जो कारण है वो जो वहाँ का शासक है लुई 16 उसी गद्दारी से ये हुआ है। तभी 1793 में उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद जो फ्रांस के शुभचिंतक थे उनके मन में बात आई, भाई अब ऐसे तो राजवंश से काम नहीं चलेगा, अब हम नई व्यवस्था का गठन करते हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पे डायरेक्टरी शासन की व्यवस्था की गई। डायरेक्टरी शासन से क्या हुआ कि वो इतना भ्रष्ट शासन का तरीका था जिससे जनता पहले से ज़्यादा और दुखी हो गई और वहाँ की स्थिति पहले की अपेक्षा और ख़राब हो गई, जिससे जनता में बहुत ही ज़्यादा रोष व दुख उत्पन्न हुआ। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए लोगों के मन में बात आई कि अब क्या करना चाहिए हमें। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो कि हमारी राजवंश व्यवस्था जो थी पहले वाली बढ़िया थी, दोबारा राजवंश व्यवस्था को हम जो राजशाही थी उसको चालू करते हैं, राजतंत्र व्यवस्था को पुनः आरंभ करते हैं। उसी के बीच में उनका एक नया नाम उन लोगों ने सुझाया कि नेपोलियन बोनापार्टा। ये बहुत ही कुशल योग्य व्यक्ति थे। वहाँ के लोगों ने क्या है और अपनी उनके पास एक सेना थी, सेना की सहायता से और जनता की सहायता से क्या है वहाँ के जो डायरेक्टरी शासन व्यवस्था को सन 1804 में उन्होंने समाप्त कर दिया। फिर से वहाँ से राजतंत्र शासन की व्यवस्था की। वह योद्धा के साथ कुशल प्रशासक थे। नेपोलियन कोड की उन्होंने व्यवस्था की। इसमें कानून की समानता, तौल की प्रणाली को लागू किया और इससे वहाँ की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। और लोग जो थे नेपोलियन बोनापार्टा को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने जनता के हित के लिए बहुत कार्य किए। यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर क्या है 1814 से 15 के बीच में क्या है फ्रांस पर हमला कर दिया, जिसे हम वाटरलू का युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाटरलू के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें नेपोलियन हार जाता है और उसे बंदी बना के क्या है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। अब जब उसे बंदी बना दिया जाता है तो वहाँ की जनता ने क्या है पुनः दोबारा लुई फिलिप को, यानी कि जो पहली शासन व्यवस्था थी उसी वंशज को, लुई फिलिप को क्या है सत्ता दे देते हैं दोबारा। लेकिन लोगों का विश्वास ये था कि भाई वहाँ से जब नेपोलियन बोनापार्टा आज़ाद हो जाएगा दोबारा फ्रांस का शासक बन जाएगा। लेकिन जब जनता को पता चला 2 मई 1821 में कि नेपोलियन बोनापार्टा की मृत्यु हो गई है, इस सूचना से क्या है जो जनता बहुत दुखी हो गई। जनता बहुत दुखी हो गई जिससे फ्रांस में मातम फैल गया। यह बात सुन के लोग बहुत दुखी हो गए। सन 1848 में फ्रांस के शुभचिंतकों ने एक चिट्ठी लिखी लुई फिलिप को। किसको लिखी? लुई फिलिप को। और सूचना में भेजा भाई ऐसा है कि अब शासन व्यवस्था में चुनाव करवाते हैं, जो चुनाव जीतेगा वही शासन करेगा। अब लुई फिलिप के दिमाग में बात आई कि कहीं जनता की बात है, अगर इनकी बात नहीं मानूंगा तो जो मेरे पूर्वज थे उनके साथ जो है हुआ है, शासन व्यवस्था छीन ली गई उनसे, क्यों तो उससे क्या व्यवस्था मेरा शासन व्यवस्था छीन सकती है। तो इस डर से क्या है लुई फिलिप ने क्या है उनकी बात को मान लिया। अब उनको विश्वास था भाई ऐसा है कि मैं तो राजा हूँ और राजा की बात सब मानते हैं, भगवान की तरह मानते हैं और मैं तो आसानी से जीत जाऊँगा। लेकिन जब इसके अब बात समस्या ये आ रही थी कि भाई इनके अगेंस्ट कौन खड़ा होगा चुनाव में नेपोलियन का जो भतीजा था, नेपोलियन का भतीजा था, उसका नाम था लुई नेपोलियन। उसको चुनाव में खड़ा किया और उस चुनाव में लुई फिलिप को केवल 10% वोट मिले और लुई नेपोलियन को क्या 90% वोट मिले, जिसके परिणाम स्वरूप लुई नेपोलियन वहाँ का राजा बना। 1779 की फ्रांस की क्रांति क्या है रक्तहीन क्रांति थी एक तरह से, और वहाँ पर क्या है जनता के हित के लिए क्या है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी कि राष्ट्रवाद जनता का एक सोच, जनता की एकता की भावना
जो कि देश के हित के लिए कार्य करे। अब लुई फिलिप ने डर के मारे वहाँ से इंग्लैंड चला गया और लुई नेपोलियन ने क्या है कुछ फ्रांस के लिए अच्छे कार्य किए, जैसे फ्रांस की भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, तिरंगा झंडा को अपनाया और एक नारी रूपक दिया जिसे मारियन कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्य किया और जिससे कि फ्रांस के विकास में विशेष योगदान दिया। आप इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं, तो अगला जो पार्ट का जो वीडियो बनेगा उसमें हम सेकंड पार्ट रखेंगे इसका और भाग को बताएंगे। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आएंगे, जो 10th क्लास बोर्ड के एग्जाम दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। वो आप सब बच्चों को क्या है कॉपी में करने हैं ये, और कॉपी में करने के साथ साथ क्या है इन चाहे हिंदी मीडियम बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम बच्चा हो, सभी को ये वीडियो को देखना है और समझना है। और इसके जो आज मैंने समझाया है आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसको क्या है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इन क्वेश्चनों को क्या है आंसर जो है आप लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का संक्षिप्त वर्णन करो। अब जैसे आपको मैंने पूरा बताया है कि फ्रांसीसी क्रांति में कैसे कैसे हुई, वो आपको क्या है जो मैंने आपको नोट्स में पाए हैं तो उसमें आप बना के खुद लिखेंगे इसके आंसर को। दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नेपोलियन बोनापार्ट का कार्य बताओ। नेपोलियन जो बोनापार्ट के कार्य जो थे, जैसे राष्ट्रवाद का जो जनता के हित के लिए कार्य किया था उन्होंने, वो मैं सारा नोट्स बता रखा है, आप वहाँ से इसके आंसर को नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका यहीं से मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है कि लुई नेपोलियन के कार्य बताओ। जो 3 कार्य थे, फ्रांस की भाषा, तिरंगा झंडा और नारी रूपक का मारियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस जितना मैंने पढ़ाया है उस पार्ट के लिए उपयोगी हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।